तो वो लुक को लेकर भी मैं बहुत इंटरेस्टेड था, एक्साइटेड भी था, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिल रहा था एक ऐसा किरदार करने का, एक पुलिस वाले का। तो जो भी अटैक प्लान है आज ही होगा, आज ही रात को तो पहुंचना होगा सर। और शायद परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही होता, क्योंकि मुझे लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद। मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ऐसी फिल्में जो नहीं चली, बट आई एम वेरी प्राउड दैट आई डिड देम, जिनमें से एक सुपरस्टार है जो मेरी एक सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस पे पहली फ्लॉप थी। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड के ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसा ढोल बजाया कि सब मलंग हो गए। जी हाँ, इन्होंने अपने स्वैग से किया है धमाल। वन एंड ओनली कुणाल। कुणाल, स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश, थैंक यू फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। ओके, अभय आ रहा है, अभय सीजन 3 आ रहा है। अभय फर्स्ट हिट हुआ, सेकंड ज्यादा हिट हुआ, थर्ड में क्या कुछ नया आ रहा है फैंस और दर्शकों के लिए? अब यही चाहेंगे पहले तो कि सबको पसंद आए और ये उन जितना या फिर उससे भी बड़ा हिट हो, सो टू से। लेकिन फैंस और दर्शकों ने ही इसको जो है वो बनाया है, और उन्हीं को ध्यान में रखकर हर एक सीजन लिखा जाता है, हर एक कहानी लिखी जाती है। तो इस बार सीजन 3 में जो एग्जैक्टली जहाँ सीजन 2 खत्म हुआ वहां से शुरू होता है। तो बहुत सारी चीजें जो उसमें प्रॉमिस की थी, जो हुक्स थे, उनको आगे उनमें क्या हुआ वो दिखाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा विजय राज जी के रूप में एक नया किरदार आता है शो में, जो अपने साथ ना ही सिर्फ अपना किरदार बल्कि एक पूरी नई दुनिया लेकर आता है, जिसकी झलकी ट्रेलर में दिखाई गई है लोगों को। तो वो चीज नई और एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ना सिर्फ ऑडियंस के लिए बल्कि अभय के लिए भी, क्योंकि अभय की दुनिया में भी उसने ऐसी चीजें पहले एक्सपीरियंस नहीं की है सीजन 1 और सीजन 2 में। अभय एक कॉप का किरदार है, 2 सीजन हम इसके देख चुके हैं, पसंद भी आया है सभी को काफी। एक कॉप के किरदार में ढलने के लिए क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी आपको? देखिए, सीजन 1 में ही वो मेहनत एक्चुअली की थी, क्योंकि वो पहला सीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक किरदार का सुर, एक किरदार की पर्सनालिटी ऑडियंसेस तक कैसे पहुंचानी है। तो वो प्रोसेस पूरा सीजन 1 से एस्टैब्लिश किया गया। तो लुक को लेकर भी मैं बहुत इंटरेस्टेड था, एक्साइटेड भी था, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिल रहा था एक ऐसा किरदार करने का, एक पुलिस वाले का भी, और वो जॉनर इतना अलग था, इतना नया था मेरे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वही हुआ कि जो सीजन 1 में जो मेहनत की और जब उसकी एक एक्सेप्टेंस ऑडियंसेस से मिली, तो फिर उसको और कॉन्फिडेंस से किया। तो आई थिंक सीजन 3 तक आते आते वो थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो लुक सेट थी, उसकी पर्सनालिटी सेट थी, उसकी टोनालिटी सेट थी। तो उसको जनरली एक ऐसे किसी कैरेक्टर पे बेस नहीं किया गया था, बट वो एक पुलिस वाले की तरह सा, तो एक बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, जो एक तो आधा जब आप एज एन एक्टर उसका कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली थोड़ी वैसी हो जाती है। और वर्दी भी एक ऐसी चीज है ना, हालांकि मैं शो में वर्दी नहीं पहनता, लेकिन जो मेरे बॉस हैं या जब मैं उसे जगह जाता हूँ, उसको देखकर भी एक अलग सी द कैरेक्टर ऑफ अभय। ठीक है, आपने अभी तक के अपने करियर में काफी अलग अलग किरदार निभाए। आप एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट से ही आपने काम करना शुरू किया था, और अभी तक के करियर में काफी डिफरेंट शेड्स हमें आपके देखने को मिले हैं। इन सबके बीच में ऐसे किरदार कौन से रहे जो आपको या तो लगा यार अविनाश ये बहुत चैलेंजिंग थे मेरे लिए करने, और दूसरे वो जो जिनको करके आपको बहुत मजा आया कि इनको तो करके भाई साहब दिल खुश हो जाता था? देखिए, दिल तो हर एक किरदार को करके खुश हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ मैं चूज कर सकता हूँ मुझे क्या करना, और मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया जो मेरे दिल ने नहीं कहा, और किसी और वजह से मैंने कभी काम नहीं किया, बट सिवाय उसके कि क्या मुझे इसमें मजा आएगा, क्या मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूँ, और क्या मैं इससे ऑडियंसेस को कुछ नया दे सकता हूँ, ऐसा किया। उसके अलावा अलग किरदारों की अगर बात की जाए तो अभय का किरदार मेरे लिए बिल्कुल अलग था, एक नया था, जिसको लेके मैं थोड़ा नर्वस था। और माइकल रॉड्रिगेज का जो मैंने मलंग में जो किरदार निभाया, वो बिल्कुल ही एक बोलते ना, एक 180 था मेरे लिए, क्योंकि वैसा किरदार ना मैंने कभी, एक्चुअली क्रेडिट राइटर्स और डायरेक्टर्स को भी जाता है, क्योंकि आई थिंक उस तरह का किरदार लिखा भी नहीं गया था उस पर। तो उसको लेकर मैं खास तौर पे एक्साइटेड था और नर्वस भी था, क्योंकि वो इतना अलग है और इतना आउट देयर है और इतना डार्क किरदार था
कि मुझे पता नहीं था कि यार ये मैं कर तो लूंगा, इसको एग्जैक्टली कैसे निभाना चाहिए और क्या लोगों को ये समझ आएगा, क्या लोगों को ये सबसे पहले एंटरटेनिंग लगेगा क्या, क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट विल आई बी एबल टू एंटरटेन पीपल लाइक दिस एंड देन विल दे अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर. सो आई बीन वेरी लकी आल्सो दैट वे कि यू नो कई फिल्में चली हैं, कई फिल्में नहीं चली हैं, लेकिन जहां तक मेरे काम की बात है, आई फेल्ट रियली reassured from my audiences that they've liked the work that I've done. ठीक है, जैसा आपने बोला कि आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहां चूज करने का मौका होता है, तो ऑब्वियसली कई बार फिल्में कुछ आप रिजेक्ट करते हैं और बहुत सारी करते भी हैं, कुछ हिट होती है, कुछ फ्लॉप होती हैं. कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा किरदार जिसे करने का आपको दुख हो, और ऐसी कोई फिल्म या किरदार जिसे रिजेक्ट करने में आपको लगा कि यार ये रिजेक्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई फिल्म करने का दुख ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा. टाइमिंग उसकी ऑफ हो सकती है, और फिल्मों में कई बार क्या होता है ना कि आप जब सुनते हैं और जो आप उसको इमेजिन करते हैं हमेशा वैसी नहीं बनती या उसी तरह एग्जैक्टली प्रस्तुत नहीं हो पाती, क्योंकि फिल्म मेकिंग ये टीम वर्क है जिसका हम एज एन एक्टर आप सिर्फ उसके एक स्पेयर पार्ट है. बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द चलनी चाहिए, राइट टू द लेवल ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट फिल्म टू वर्क एट अ बॉक्स ऑफिस. तो मैं उन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि यार ये मेरे को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था. इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ऐसी फिल्में जो नहीं चली बट आई एम वेरी प्राउड दैट आई डिड देम, जिनमें से एक सुपरस्टार है जो मेरी एक सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस पे पहली फ्लॉप थी, लेकिन मुझे उस फिल्म को करने का एक पैसे का भी गम नहीं है. इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मैंने वो फिल्म की, क्योंकि मुझे उस फिल्म से सिर्फ प्यार ही मिला है और उस फिल्म को भी सिर्फ प्यार ही मिला है. भले उस फिल्म ने पैसे बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाए हो, लेकिन उस फिल्म ने बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार कमाया. आई नो इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन एज एन एक्टर आई कैन जस्ट टेक दैट फ्रॉम दैट. Maybe if that film had released in a different time, or maybe if the OTT platform was there at that time to kind of release films on, maybe that film would have immediately found a bigger audience. But I think over the years, और फिल्मों का ये भी है ना कि वो एक immortality की चीज है, it is always there for somebody to view. So over the number of years, I think the film has garnered a lot of appreciation and love for everybody involved, not just me. As you mentioned Superstar, और मैंने भी बताया था पहले कि that movie is one of my favorite film. और होता है जैसे आपने बोला कि कुछ फिल्में पैसे नहीं कमाती है, लेकिन दर्शकों के दिलों को छू जाती है और प्यार बहुत सारा कमाती है. जी. आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, इन सब के बावजूद आपके जहन में या दिलो दिमाग में ऐसा किरदार कि कुछ ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करने को मिले तो मजा आए, कोई ड्रीम कैरेक्टर? देखिए, कैरेक्टर को लेकर मैंने कभी ऐसा कुछ आई एम नॉट बीन चेजिंग या लुकिंग फॉर कि मुझे इस तरह का किरदार करना ही है. Generally I think क्योंकि I'm always open to hearing whatever is out there, and sometimes you just find things. जैसे मलंग का, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस तरह का कोई किरदार होगा, लेकिन जब वो सामने आया तो बिल्कुल दिल किया कि यार इस तरह का तो करना ही है. तो ऐसा किरदार नहीं है, लेकिन जॉनर्स में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे I love dancing but I've never gotten enough opportunities to be able to dance on screen. So maybe that would be nice to do. Or I love action as a genre, and I love action films. So maybe an out-and-out action film would be something that I would really jump at if I find the perfect one. कुणाल, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं. अगर आप एक्टर नहीं होते तो आपको क्या लगता है कौन सी फील्ड में होते? मैं अपने से भी ये सवाल काफी बार पूछता हूँ क्योंकि मेरे इतने विविड इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं डेफिनेटली एक क्रिएटिव फील्ड में ही होता और शायद परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही होता, क्योंकि मुझे लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद है. तो चाहे वो राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, फोटोग्राफी आई थिंक आई डोंट नो इफ आई एम गुड एज enough to be a professional, but as a hobby I really enjoy it. But it would be definitely something in the creative space. जैसा मैंने बोला कि आपकी जो शुरुआती फिल्में थी उनमें एक अलग करिश्मा था, अब जो आ रही है उनमें एक आपका अलग शेड देखने को मिल रहा है. कलयुग होगी, सुपरस्टार होगी, अभी की अगर बात करें तो लूट केस या और जो रिसेंट की मूवीज हैं, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? मेरी अपनी खुद की फेवरेट? अरे यार, तो वैसा वो गीत का डायलॉग है ना, जब भी मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ. मुझे मैंने ऐसे कभी फेवरेट, मेरे दिल के करीब कुछ फिल्में हैं, जैसे कलयुग हमेशा दिल के करीब रहेगी, नॉट जस्ट बिकॉज आई लव द फिल्म बट ऑल्सो क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल फिल्म होती है कलाकार की पहली, क्योंकि उसी से आपको आगे की जर्नी डिसाइड करने का मौका मिलता है.
उसके अलावा सुपरस्टार जेन्युइनली मेरे दिल के करीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसमें उस किरदार से रिलेट भी करता था, और वो कुछ ना कुछ मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ी थी। यहाँ तक कि जो लास्ट स्पीच थी, जो क्लाइमैक्स की है, और रोहित ने मुझे कहा था तू खुद दे और तू खुद बोल, ये तू whatever you want to say, because it was a thing like that, so it was from the heart. 99, Go Goa Gone, these are some of those films that immediately come to my mind because I had a big emotional connect somewhere invested in these films. ठीक है, अभय 3 के लिए तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे? अभय के बाद एक फिल्म है कंजूस मक्खी चूस, जो मैंने अभी खत्म की है, एक कॉमेडी फिल्म जो अगले कुछ महीनों में रिलीज के लिए तैयार होगी। उसके अलावा एक और वेब प्लेटफॉर्म पे एक शो है जिसके बारे में अभी ऑफिशियली हमें बात करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होगी, आगे उसके बारे में बात करेंगे। और एक और प्रोजेक्ट है जो मैं अगले महीने शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है कुणाल, थैंक यू सो मच इस ढेर सारी बातचीत के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।